अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी तेल मार्केट में खौफ की एक नई लहर दौड़ा दी है। सिर्फ एक हफ्ते में खाम तेल की कीमतों में 15% से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड $90 और WTI $85 फी बैरल की सतह को भी छू कर आया है। लेकिन आज फिर से कीमतों में थोड़ी कमी आई और इस वक्त ब्रेंट क्रूड $89 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। अमेरिकी खाम तेल $82 पर अभी भी मौजूद है। आलमी बैंक्स और मार्केट एनालिस्ट का यह कहना है कि दुनिया में तेल के ज़खायर गुज़िश्ता 5 बरस की कम तरीन सतह पर हैं, इसलिए किसी भी नई रुकावट से कीमतें मजीद ऊपर जा सकती हैं। ऐसे में यूरोपीय ममालिक लॉकडाउन की तरफ जाने या ना जाने पर मुशावरत भी कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग दी है और ये कहा है कि अगर किसी अमरीकी फौजी को नुकसान पहुंचा तो ईरान को इसकी कई गुना बड़ी कीमत चुकाना होगी। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की इत्तलात सामने आई थी, लेकिन ट्रंप के लिए सियासी तौर पर हालात अमरीका में भी साजगार नजर नहीं आते। नवंबर में अमरीकी मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जिनमें ट्रंप को हराने के लिए एक और मोहरा मुतारिक हो चुका है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने अपने गुज़िश्ता साल इंतखाबी मुहिम के दौरान इस बात का इजहार किया था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ से वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, इसलिए ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी होगी कि वो न्यूयॉर्क के दौरे के दौरान नेतन्याहू को गिरफ्तार करें। अब जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीका आमद मुतवक्किल है, जोरान ममदानी का एक बार फिर ये बयान आया है कि गिरफ्तारी से मुताल्लिक कानूनी इम्कानात का जायज़ा ले रहे हैं। ट्रंप ने इस बयान पर भी अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। न्यूयॉर्क के मेयर के इन बयानात ने भी खित्ते की सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। इन्वेस्टर्स इन तमाम खबरों को एक ही जाविये से देख रहे हैं, यानी मशरिक़ वुस्ता में तवील बहरान का बड़ा खतरा। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान के लिए असल मसला सियासत नहीं है बल्कि तेल है। मुल्क में अपनी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा ये मुल्क इंपोर्ट करता है, इसलिए आलमी कीमतों में हर इजाफा इंपोर्ट बिल के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और महंगाई पर बराह रास्त असर डालता है। अगर ब्रेंट आइंदा हफ्तों में 95 से $100 की हद में दाखिल होता है तो पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ महंगाई मजीद बढ़ सकती है। अब सूरत हाल को मजीद हसास इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम को अपना चुका है और इस नए निज़ाम में आलमी मार्केट में कीमत बढ़ते ही इसका असर चंद दिन नहीं बल्कि तकरीबन फौरी तौर पर आवाम तक पहुंच सकता है। यानी पेट्रोल के साथ डीजल और ट्रांसपोर्ट के साथ अशिया खुरनोश की कीमतों में तेज़ी से तब्दीली देखने में आ सकती है। अगर हुर्मुज़ में बहरान संगीन होता है तो पाकिस्तान के पास मुतबादिल रास्ते मौजूद ज़रूर होंगे, जैसे सऊदी अरब की बंदरगाहें या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजीरा बंदरगाह है, मगर इन रास्तों की कैपेसिटी बहुत महदूद है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इन चैलेंजेस से कैसे निपटें, रोज़ाना पेट्रोल क्या असर डालेगी लोगों पर, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये रोज़ अगर पेट्रोल की कीमत का तयन होगा आलमी मार्केट के हिसाब से, तो आप बताइएगा ये कितनी अफरा तफरी हो सकती है? आवाम पर तो बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा अगर रोज़ाना की बुनियाद पर ये कीमत बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस बात पे मुंतज़िर है कि कीमतों में इजाफा बढ़ता रहेगा या आप ये देखेंगे कि एक स्टेबिलिटी आएगी। आपने खुद ये जिक्र किया कि $90 पर पहुंच के आज कुछ $1 कम हुआ है, तो ऊपर नीचे का सिलसिला है। अब मुझे जो एक और चीज़ की परेशानी हो रही है वो ये है कि जो अब ये ख्याल है कि इस रेड सी से जो तेल वहाँ से आता है वो भी कहीं अगर रुकना शुरू हो गया तो तकरीबन 30 से 35% सप्लाई जो है ऑयल की इंटर हो जाएगी और इससे बेपनाह नुकसान होगा। और खुदा न खास्ता आपको याद होगा कि 2021-22 में जब जंग शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया में, तो उस वक्त तेल की कीमत पीक पे चली गई थी तकरीबन $116-120 फी बैरल। मगर अगर ये दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे सप्लाई के, तो मुझे इस बात पे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि कीमतें कोई $120 से $140 कम से कम चली जाएंगी। सही। और फिर हफीज़, अब ये फिर यहाँ हुकूमत पाकिस्तान की फिर क्या जिम्मेदारी बनेगी? यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ऑयल कंपनीज ये कह रही थी कि आप 1 महीने के लिए कीमत का तयन करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, हुकूमत थोड़ा प्रेशर एब्जॉर्ब करे, लेकिन लग रहा है हुकूमत प्रेशर एब्जॉर्ब करने के मूड में नहीं है, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें अब तब्दील करने का फैसला कर चुके हैं। ये देखिए, कुछ हद तक नामुनासिब इसलिए है कि आजकल कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा स्टैगर करते हैं तो जो मार्जिन जो आपको देना पड़ता है वो हुकूमत को लेना पड़ता है। हुकूमत ने कोशिश अब ये की है कि सारा सिलसिला ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को चले जाए, मगर अगर कुछ अरसे के बाद कीमतें कम होना शुरू हों
तो इसके नतीजे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा होगा। लेकिन हाफिज़ आप ये देखें कि 2 हफ्ते पुरानी कीमत पर इस वक्त हुकूमत ने, मार्केटिंग कंपनीज ने ऑर्डर बुक किए हुए होंगे, और अब ये पॉलिसी, ये नया फैसला हुआ है रोज़ाना कीमत में तब्दीली का, तो पुरानी कीमत, कम कीमत पर ख़रीदा हुआ पेट्रोल अब ये महंगा करके बेचा जाएगा, डीजल की कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर महंगाई रातों रात फिर फैल जाती है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो ये इस फैसले पर क्या नज़रसानी किया जा सकता है? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सोच लेना चाहिए, एक मुनासिब स्टेबल पॉलिसी के बारे में सोचें, और इस वक्त ओवर रिएक्ट ना करें जो हो रहा है मिडल ईस्ट में। ये एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म बेस्ड हो, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हो। तो मेरी अपनी राय ये है कि ये हर रोज़ करने वाला सिलसिला नामुनासिब है। आप पॉलिसी अगर चेंज करना चाहें तो कम से कम मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1 महीने के पे एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। हाफिज़ साहब, ये आलमी हालात क्यों इस वक्त नहीं कंट्रोल में आ रहे? हम ये आज ही ये खबर भी सामने आई कि अमेरिका में भी अब जो तेल के रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 42 डेज़ के रह गए हैं, और उसके बावजूद भी जो डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर है, जो उनके बयानात हैं, जिस तरह वो वार्निंग्स दे रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि वो कहीं डिफेंसिव मोड में आएंगे या बैठ कर कोई बात करना चाहें। तो इससे तो हालात ऐसा लग रहा है और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं अगले 2 से 3 हफ्तों में। देखिए, अमेरिका तो सरप्लस में है, ऑल सेड एंड डन। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, तकरीबन 80% से भी ज़्यादा, तो अगर ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई कम हो जाएगी, स्टॉक्स कम हो जाएंगे, तो मुझे बहुत परेशानी है कि कीमत आसमान तक चले जाएगी और मुल्क के अंदरूनी हालात बेखराब बेपनाह हो जाएंगे। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो फरवरी के महीने में 4-4.5% थी, अब ये 11 से 15% की रेंज में जा रही है। और अगर वाकई ग्लोबल स्टॉक्स कम हो जाते हैं वाज़े तौर पर, और रेड सी की ओपनिंग भी बंद हो जाती है, तो फिर हम वापस कहीं ऐसा ना हो कि 22-23 में जो अफरात ज़र हमने देखा था, अगेन तेल की कीमत बढ़ने की वजह से उसी तरह की रफ्तार, यानी कि 22 से 25 से 28% तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो हाफिज़ साहब, ये सबसे आसान ऑप्शन तो हुकूमत के पास ये है कि महंगा हो रहा है ऑयल, तो आप पब्लिक पर पास ऑन कर दें, कीमत का बोझ उस पर डाल दें। हुकूमत को खुद इस वक्त क्या मुश्किल फैसला करना चाहिए? क्या लेवी कम करने के मामले पर IMF से थोड़ी सी गुफ्तो शनीद करे, कोई उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाए, या कुछ और स्टेप्स ऐसे हैं जो इस महंगाई को कंट्रोल में रख सकते हैं, पब्लिक को थोड़ा रिलीफ दिलवा सकें? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पेट्रोलियम लेवी का रेट हद से ज़्यादा बढ़ाया गया है। आपको तो याद होगा कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाल कर एक नया, जिसे कहते हैं पेट्रोलियम लेवी, लगाया गया था कुछ साल पहले, और इसे नॉन टैक्स डिक्लेयर कर दिया गया ताकि पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े जब भी रेट की इजाफे की ज़रूरत पड़े। तो ये सरासर गलत इस बात का सिलसिला है कि 18% था रेट उस वक्त इफेक्टिवली। आज वही पेट्रोलियम लेवी जो सेल्स टैक्स से निकल के आया है, उसका रेट 35 से 40% तक पहुंच चुका है। बेपनाह बोझ हमने डाला है अवाम पर। यह सरासर गलत पॉलिसी है। और आप ये देखिए कि तेल की कीमतें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हाई स्पीड डीजल की बहुत हाई है, और इसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो एक आखिरी सवाल हफीज़ साहब, कि अब इसका कोई वे आउट गवर्नमेंट के पास कोई मौजूद है? कोई 1-2 ऑप्शन उनके पास हैं जिस पर वो शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में काम करें तो ये मामला बेहतर हो सकें? बिल्कुल, मेरा तो ख्याल ये है कि अगर कीमत 120-125 डॉलर तक पहुंच जाती है, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिड्यूस द पेट्रोलियम लेवी। इसलिए कि देखिए, इस वक्त परेशानी की वजह न सिर्फ तेल की कीमत है, बट एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आटे की कीमत आसमान तक पहुंच गई है। 60% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये हमारे अवाम का स्टेपल फूड आइटम है। लोगों की जिंदगियां इसमें मुनस्सर है कि आटे की क्या कीमत है। तो एक वक्त वो हो रहा है जबकि ड्यू टू मिसमैनेजमेंट और अंडर प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो खुदा न खास्ता
दिस इज़ गोइंग टू रीच अ पॉइंट जहाँ अवाम के लिए बेपनाह मुश्किलात होना शुरू हो जाएंगे, खुदा न खास्ता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि इस वक्त हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और मशरक़ वस्ता में ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई शिद्दत और कशीदगी ने इस वक्त आलमी मईशत, फ़ौजी हिकमत अमली और सिफारती मैदान में एक ज़बरदस्त बहरान पैदा कर दिया है। ख़ित्ते के हालात हर लम्हे मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं और इस तनाज़े के असरात अब सिर्फ सरहदी लड़ाइयों तक महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि इसके बराह रास्त और भयानक नताइज अमरीकी तवानाई के निज़ाम पर पड़ना शुरू हो गए हैं। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होना शुरू हो चुका है और बैनुल-अक़वामी सलामती पर भी इस वक्त अमेरिका में सवालात उठने लगे हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन मालूमात और बाज़ाब्ता और बाकायदा तस्दीक के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी जंग और बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस गुज़िश्ता 2 हफ्तों में तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। पेंटागन के तर्जुमान ने अपने हालिया बयान में इस बात का इंकशाफ किया है कि 7 जुलाई से अब तक अमरीकी फोर्सेस को मुख्तलिफ मकामात पर हमलों का सामना करना पड़ा है, जिसके नतीजे में दर्जनों अहलकार मुख्तलिफ नौयत के शदीद जख्मों का शिकार हुए हैं। पेंटागन का यह एतराफ़ इस बात की खुली गवाही दे रहा है कि खित्ते में जंग किस कदर संगीन रुख इख्तियार कर चुकी है और अमरीकी अफवाज को ज़मीनी सतह पर इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज दरपेश है। ईरान की अस्करी क़यादत और पासदारान इनकलाब ने अपने मौक़िफ़ में अब शदीद सख्ती और जारहाना अंदाज को बरकरार रखा हुआ है। पासदारान इनकलाब की जानिब से मुसलसल ये वार्निंग दी जा रही है कि मशरिक़ वस्ता में अब अमरीका के लिए कोई महफूज जगह बाकी नहीं रही। ईरानी पासदारान ने वाज़े तौर पर यह वार्निंग दी है कि अगर अमरीकी फ़ौज मज़ीद जानी और माली नुकसानात से बचना चाहती है तो उसके पास वाहिद रास्ता यही है कि वो फौरी तौर पर इस पूरे खित्ते से निकल जाए। इसी दौरान पासदारान इनकलाब ने उर्दन में कायम अमरीकी फ़ौजी कॉम्प्लेक्स पर एक बड़े हमले का भी दावा किया है और ये कहा है कि इस इक़दाम के नतीजे में कई अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं। ईरानी अस्करी हुक्काम इस बारे में ये कहते हैं कि खित्ते के हर कोने में मौजूद अमरीकी तनसीबात अब उनके हदफ पर हैं और किसी भी पेशकदमी का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इस सारी अस्करी पेशरफ्त और ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल ने इस वक्त वाशिंगटन में शदीद तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मशरिक़ वस्ता की मज़ीद बिगड़ती हुई सूरत हाल और मुमकिना जवाबी कार्रवाइयों के ख़तरे को सामने रखते हुए अमरीका ने पूरी दुनिया में अपने शहरियों के लिए ग्लोबल अलर्ट जारी कर दिया है और इस सबसे ज़ाहिर मईशत बहुत मुतासिर होने वाली है। इंतज़ामिया ने तमाम अमरीकी शहरियों को ये हिदायत की है कि वो इंतहाई होशियार रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर मुमकिना तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि तनाज़े के दायरे कार के फैलने का इस वक्त शदीद खदशा मौजूद है। फौजी और सिफारती दबाव के साथ साथ इस कशीदगी का सबसे बड़ा और भयानक असर अमरीका के अंदरूनी तवानाई के शोबे पर पड़ा है, जिससे पूरी मईशत जुड़ी हुई है। ईरान से तसादुम का आगाज़ होते ही अमरीका में खाम तेल और पेट्रोलियम ज़खायर की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। बैंक ऑफ अमरीका की ताज़ा तरीन जायज़ा रिपोर्ट और चार्ट के मुताबिक अमरीकी पेट्रोलियम ज़खायर तेज़ी से कम होकर 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। रिपोर्ट में इस बात का संगीन इंकशाफ किया गया है कि ये सतह जुलाई 1983 के बाद सबसे कम तरीन सतह है, यानी 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे में अमरीकी पेट्रोलियम ज़खायर इतनी ख़तरनाक हद तक कभी नहीं गिरे थे। अब ये आदाद शुमार बताते हैं कि इस वक्त अमेरिका के पास कौमी सतह पर सिर्फ 43 दिन की सप्लाई बाकी रह गई है। अब ये सूरत हाल अमेरिका की तवानाई सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तशवीशनाक भी है और ख़तरे का इशारा भी दे रही है। अगर मशरिक़ वस्ता में सप्लाई की तरसील में मज़ीद तातुल आया या जंग का दायरा मज़ीद फैला तो अमेरिका एक बड़े तवानाई बहरान की जद में आ सकता है और उसके बराह रास्त असरात फिर फौरी तौर पर आलमी मंडियों में पेट्रोल कीमतों में मज़ीद होशोबा इजाफे की सूरत में ज़ाहिर होंगे। मौजूदा सूरत हाल में ईरान और अमेरिका का ये तनाज़ा अब एक ऐसे नुक्ते पर पहुँच चुका है जहाँ एक तरफ पेंटागन अपने ज़ख्मों की तादाद गिन रहा है और फिर दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब खित्ते से अमरीकी इनखला का के मुतालबे पर डटे हुए हैं और फिर अमरीका के अंदर तवानाई के ज़खायर भी सिर्फ 43 दिनों के हंगामी मोड़ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। तो अस्करी, मुआशी और सिफारती महाज पर एक साथ पैदा होने वाला ये बहरान आने वाले दिनों में आलमी सियासत और मईशत का रुख मुतय्यन करने में इंतहाई अहम साबित होगा। देखना यह है कि प्राइसेस के आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं या फिर इनमें किसी भी तरह के मुज़ाकरात की कोई राह निकलती है तो थोड़ा ठहराव आता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त खबर है। अगर आपके इलेक्ट्रिक के सारिफ हैं तो अब बिजली का बिल भरना महज एक माहाना खर्चा नहीं रहा, बल्कि ये आपके लिए सीधी और आसान बचत का एक शानदार मौका भी बन चुका है। के इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन की सहूलत और माली फ़ायदे के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिससे आपको बिजली के बिल की अदायगी पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। यानी ये रकम फौरी वापस मिल सकती है। यानी बिल भरें और पैसे वापस हासिल करें। अब ये कैशबैक कैसे मिलेगा, इसकी सारी तफसील आपके सामने रख देते हैं। ज़रा याद करें कि कुछ साल पहले तक बिजली का बिल जमा करवाना कितना मुश्किल काम हुआ करता था। कड़कती धूप में घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर लोग अपना वक्त ज़ाय करते थे और फिर कैश संभाल कर बैंक्स की तरफ चक्कर लगाते थे। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को इस तमाम मुश्किल से हमेशा के लिए निजात दिला दी है। अब बैंक के चक्कर काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने जदीद दौर के तकाज़ों को समझते हुए अपने तमाम सार्फिन के लिए डिजिटल अदायगी का रास्ता खोला है और अब इसी रास्ते को मजीद पुरकशिश और फ़ायदेमंद भी बना दिया है। अब इस शानदार सहूलत को मुमकिन बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक ने आलमी सतह के मशरक बैंक के साथ एक बड़ा मुआहदा किया है। बहुत ही अहम मुआहदा है। इस ऑफ़र को हासिल करने का तरीका इंतहाई आसान और स्मार्ट सा है। अगर आपका मशरक बैंक में करंट या करंट प्रॉफिट अकाउंट है, आप वहाँ के अकाउंट होल्डर हैं या आप नया अकाउंट भी खोलते हैं, तो आपको बस उनकी जदीद मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप मशरक बैंक की ऐप का इस्तेमाल करेंगे, उस ऐप से अपने के इलेक्ट्रिक के बिल की अदायगी करेंगे, तो आपके अकाउंट में 500 रुपये से लेकर पूरे 10,000 रुपये तक का कैशबैक फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। यानी आपने बिल भी भर दिया, अपना वक्त भी बचा लिया और बदले में कैशबैक का ज़बरदस्त फ़ायदा भी हासिल कर लिया। अब ये बात माननी पड़ेगी कि के इलेक्ट्रिक अब सिर्फ बिजली फराहमी का इदारा नहीं रहा, बल्कि ये शहर के बदलते हुए अंदाज़े ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन चुका है। आदाद शुमार ये बताते हैं कि के इलेक्ट्रिक के 70% से ज़्यादा यानी तकरीबन 27 लाख से ज़ायद सार्फिन पहले ही ऑनलाइन और डिजिटल तरीक़ों से अपने बिल जमा करवा रहे हैं। ये रकम की अदायगी के लिए के इलेक्ट्रिक के बनाए गए महफूज और स्मार्ट निज़ाम पर आवाम के गैर मामूली एतमाद का सबूत है। के इलेक्ट्रिक की लीडरशिप का यह मानना है कि कस्टमर केयर का मतलब सिर्फ शिकायत हल करना नहीं होता, बल्कि सारिफ की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना भी है। यही वजह है कि वो फाइनेंशियल इदारों के साथ मिलकर ऐसी ऑफर्स ला रहे हैं जो बराह रास्त आम शहरी की जेब को फ़ायदा पहुँचाती है। बैंकिंग सेक्टर में भी के इलेक्ट्रिक के इस विजन की तारीफ हो रही है कि किस तरह एक बिजली फराहम करने वाला इदारा अपने शहरियों को डिजिटल और महफूज तरीक़ों की तरफ गामजन कर रहा है। तरीक़ों को अपनाने में फिर भरपूर बचत और रिलीफ भी आवाम को मिल रहा है। अब इस जैसे और मज़ीद कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या कि और ऐसी कैसे ऑफर्स आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब डायरेक्टर हैं के इलेक्ट्रिक के, हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये के इलेक्ट्रिक ने जो मशरक बैंक के साथ ये पार्टनरशिप की है, ये बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें लोग बिल भरेंगे और उनको कैशबैक मिलेगा 10,000 रुपये तक। तो ये ज़रा इसकी कुछ डिटेल्स आप शेयर कीजिएगा। ये फ़ायदा फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक के सारे लोगों को मिलने जा रहा है। अब तो लोग बहुत तेज़ी से लग रहा है मशरक के बैंक के अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिरबाब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जैसा कि आपके नोटिस में है, अबाउट 3 मंथ्स बैक नई मैनेजमेंट ने के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर किया है और हमारा नो डाउट सिस्टम इम्प्रूवमेंट बाकी सब चीज़ें साथ चल रही हैं। तो हमारी जो भी आपस में मीटिंग और डिस्कशन हुई है, उसमें जो मेन हमारा कंसर्न है वो यही है टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स एज मच एज पॉसिबल। जैसा आपने खुद ही कहा कि बिल जमा कराना, लंबी लाइंस, बैंक का टाइम आगे पीछे एक बहुत बड़ा इशू था। तो ये वन ऑफ दोज इनिशिएटिव्स है जो के इलेक्ट्रिक की नई मैनेजमेंट ले रही है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। और इसमें ना सिर्फ ये कि उनको घर बैठे बिल पे हो जाएगा, उनको कैशबैक फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़, और ये तमाम कस्टमर्स के लिए, ये नहीं कि किसी एक ख़ास कैटेगरी कस्टमर के लिए है, जो डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्री, हर एरिया के कस्टमर और हर कैटेगरी कस्टमर के लिए। मैं ये प्रोग्राम की वसासत से फ़ायदा उठाते हुए मैं खुद बात भी की है और आपके थ्रू भी के की जो मैनेजमेंट कंसर्न है उसको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि बाज़ दफ़ा बाहर निकलें तो कस्टमर से बात करें तो पता चलता है कि उनको पता नहीं होता कि ये फैसिलिटी अब अवेलेबल हो गई है। तो इस पे हमने आपके इस चैनल के थ्रू भी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन अब अवेलेबल है, इसको मैक्सिमम यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं। और इंशाल्लाह इसके अलावा बाकी बैंक्स के साथ भी बहुत जल्दी नियर फ्यूचर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल।
तो मुझे साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इकदाम है, चूँकि पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को डिजिटल पर शिफ्ट होना चाहिए। हुकूमत भी ये कोशिशें कर रही है और इसमें के इलेक्ट्रिक ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। और फिर हमेशा से पिछले कुछ अरसे में के इलेक्ट्रिक बात करती आई है सस्ती बिजली की। तो अब अगर वो कॉस्ट को उस अंदाज से नहीं भी मैनेज किया जा रहा तो कम से कम ये रिलीफ तो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है कि वो बिल अदा करें और एक हिस्सा उनको वापस फौरी तौर पर कैशबैक की सूरत में मिल रहा है। तो एक विजन नज़र आ रहा है इस वक्त के इलेक्ट्रिक का। जी बिल्कुल, मैंने जैसा कहा है कि ये जो चीज़ें शुरू में हमने डिसाइड की थी ये उनका स्टार्ट है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आगे भी जो बिजली की आपने बात की उस पर भी पूरी तरह प्लान बन चुका है, काम हो रहा है। इंशाल्लाह इन वेरी नियर फ्यूचर वी विल बैलेंस द जनरेशन मिक्स अप। सही, अच्छा उसमें भी लेके आएंगे और टिल दैट टाइम जो भी फैसिलिटीज बन रही हैं इस तरह की उनको हम मजीद आगे लेके। और मुझे साहब ये एनर्जी मिक्स पर रिन्यूएबल एनर्जी पर जाहिर है चूँकि ये बड़ा लॉन्ग टर्म काम होता है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है इन इनिशिएटिव से कि इस पर बड़ा संजीदगी के साथ काम हो रहा होगा। तो आने वाले कुछ अरसे में अब ये सारी चीज़ें भी हमें फिर नज़र आएंगी और इनके रिजल्ट्स भी आएंगे। बिजली की कॉस्ट कम होने की सूरत में हम ये देख रहे हैं कि जो सर्विस है उसका तो पहले ही मेयार खासा बड़ा है। हाँ, जनरेशन मिक्स हमारी हर मीटिंग का टॉप एजेंडा है, इसको ठीक करना। रिन्यूएबल आएगा, जनरेशन कास्ट कम होगी तो ओवरऑल बास्केट प्राइस भी हमारी कम होगी जो कि पास ऑन होगी टू द कस्टमर। हम सोलर पे और कुछ लोकल कोल पे चीज़ों को कन्वर्ट करने का पावर हाउसेस को सोच रहे हैं। जो पुराने पावर हाउसेस RFO थे उनकी RFO पे और उनकी एफिशिएंसी अब बहुत कम हो चुकी थी, उनको डिस्पोज ऑफ करके रिन्यूएबल पे आ रहे हैं। सही, लोकल कोल भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जी। तो अब ये लोकल कोल से और जो दीगर सस्ते ज़राए हैं उनसे जब ये सस्ती बिजली बनेगी और जब इस तरह की मज़ीद ऑफ़र्स इनिशिएट की जाएंगी तो इन फ्यूचर जो कराची का एक सारिफ है जो अभी 27 लाख लोग ये डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, 38-40 लाख लोग टोटल इस वक्त मौजूद हैं, तो ये इन सब तक ये रिलीफ फौरी तौर पर पहुँचेगा और इनको एक मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आएगी आगे चल कर। जी बिल्कुल, हर कैटेगरी, इंडस्ट्री, कमर्शियल, नेट मीटरिंग, जो भी कैटेगरी ऑफ कस्टमर है सबको रिगार्डिंग फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट, रिगार्डिंग सस्ती बिजली, सब रिलीफ मिले और लोग चेंज देखेंगे प्रैक्टिकली। सही, और जो रिकवरी के आफ्टर लॉन्ग टाइम जी नेशनल मैनेजमेंट टीम ने इलेक्ट्रिक को टेक ओवर किया जो इन चीज़ों को समझते हैं और जिनका एक्सपीरियंस है। और इससे पहले एक बड़ा चैलेंज रहा है कि इलेक्ट्रिक के लिए ख़ासतौर पर जो रिकवरी का इशू है, जिन एरियाज से प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाती, फिर ज़ाहिर है वहाँ पर कुछ शेड्यूल लोड शेडिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं। तो ये इन चीज़ों को भी बेहतर अंदाज से सॉर्ट आउट किया जा रहा है, कोई मैकेनिज़्म ऐसा बन रहा है कि आसानी के साथ वहाँ से रिकवरी भी हो ताकि लोड शेडिंग का दौरानिया जो पहले से कम हुआ है उसमें मज़ीद कमी हो सके। वो कोई जी बिल्कुल, और बाब 400 प्लस ऐसे मीटर फीडर्स हैं इलाके, कोई 15% ऐसा इलाका है उस पर अलग एक प्लान बन गया है कि उनको एक जगह फ्रीज कर दिया है कि एज ऑन टुडे ये फीडर और ये इलाके हैं जहाँ पे लो रिकवरी या थेफ्ट की वजह से हमें फोर्स लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। तो उनको प्लान बना लिया कि ग्रेजुअली हमने इन फीडर्स को ठीक करना है और ग्रेजुअली लोड शेडिंग के ड्यूरेशन को नीचे लेके आना है। बहुत जल्द आप उसमें चेंजेस देखें। सही, अच्छा एक आखिरी सवाल, जो ऑफ़र अभी के इलेक्ट्रिक की जानिब से कैशबैक की मशरक बैंक के साथ है, इसी से जुड़ा हुआ कि ये क्या मज़ीद कुछ बैंक्स के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो डिजिटल पेमेंट की सहूलत रखते हैं उनके साथ भी कुछ गुफ्तगू वगैरह चल रही है कि आगे मज़ीद इदारों को भी इसमें शामिल किया जाए? जी बिल्कुल चल रही है और इसमें मजीद बैंक और कंसर्न अदारे शामिल होंगे ताकि मजीद इस फैसिलिटेशन को ईज आउट किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब डायरेक्टर के मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी कि इलेक्ट्रिक लग रहा है कि लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रही है, रिलीफ देना चाह रही है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, अभी एक बैंक तक महदूद है और आगे ऐसा लगता है कि मज़ीद बैंक्स और मज़ीद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें ऐड ऑन किया जाएगा तो ये रिलीफ फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ईरान और अमेरिका जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर रही है तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी इससे मुतासर हो रही है। हमने देखा कि जब ये जंग रुकी थी, जब एग्रीमेंट हुआ, मुज़ाकरात कामयाब हुए, तो उसके बाद एकदम स्टॉक मार्केट में एक नया बूम आया था और फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जैसे ही इस जंग का दोबारा से आगाज़ हुआ, एक दूसरे पर हमले शुरू हुए, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में फिर हमने थोड़ा सा एक स्टैटिक ट्रेंड देखा है। आज भी मार्केट में इंडेक्स पॉइंट्स कुछ बढ़े तो, लेकिन 200 से कुछ ज़ायद पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ, जो कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है। अभी भी 176 के अराउंड ये मौजूद है मार्केट का इंडेक्स। तो अब आने वाले दिनों में अगर हालात इसी तरह रहते हैं तो ट्रेंड मार्केट का क्या रहेगा? क्या इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकल रही है तो दीगर कुछ कमोडिटीज़ की तरफ जा रही है? चूँकि हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस भी गिर रहे हैं, वहाँ भी कोई ख़ास ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। तो ये सूरत हाल अब किस जानिब जाएगी, इस पर एहसन मेहनती साहब CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये मार्केट एकदम ऊपर जाने लगी थी, फिर जंग शुरू हुई, फिर ये हमले शुरू हुए और फिर मार्केट स्टैटिक हो गई है या कभी कभी थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है। तो अब ये इस वक्त ट्रेंड क्या है, आगे का क्या फोरकास्ट हम कर सकते हैं? देखिए, यू आर राइट कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फ्लेशन भी कम हो जाती पाकिस्तान की, और आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये अगर पीस डील कामयाब हो जाती तो हमने ऑयल प्राइसेस को कम होते। एक वक्त में 74 रुपए की भी प्राइसेस कम भी थी। आई थिंक ये रिकॉर्ड कम जो है हुई थी ऑयल प्राइसेस लोकली। अब देख रहे हैं तो ऑयल प्राइसेस ग्रेजुअली जो है बढ़ती जा रही हैं दुनिया भर में, और फिर पाकिस्तान जो है उसने अब डिसाइड किया कि वो डेली बेसिस पे जो है मार्केट बेस्ड ऑयल प्राइसेस को रिवाइज करेगा, और फिर ये अपवर्ड हो रही हैं। इस वक्त भी आप देखें तो 2% ऑयल जो है आज बढ़ा है, और आई थिंक कि लोकल प्राइसेस के अंदर भी 2% तक इजाफा मुतवक्के है। इसकी वजह यही है कि ये जो एस्केलेशन है US ईरान की, आई थिंक कि ये एस्केलेशन जो है अब सऊदी अरेबिया हूतीस की तरफ चली गई है, और इस वक्त अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि कैपिटल मार्केट जो है तेज़ी को बरकरार नहीं रख पा रही हैं। दुनिया भर की मार्केट्स इस वक्त पॉजिटिव इस वजह से भी देखी जा रही हैं कि अर्निंग सीजन है, लिहाजा अच्छी अर्निंग, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स स्पेशली ऑयल सेक्टर के अंदर देखी जा सकती हैं। वहाँ पे पे आउट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स पोजीशन बिल्टअप करते हैं। बट चूंकि ये वॉर एस्केलेट हो रही है, वहाँ पे प्रेशर देखा जाता है। तो ऐसा भी एस्केलेशन की वजह से ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर इंडस्ट्री हिली हुई है, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी हिली हुई है। तो एक ऑयल सेक्टर को हम हटा दें तो ये इन्वेस्टमेंट अगर निकल रही है स्टॉक मार्केट से, या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त उस तरीके से नहीं है, तो कहीं और शिफ्ट हो रही है? क्योंकि हम गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ते हुए नहीं देख रहे। आमतौर पर ये होता था कि मार्केट गिरती थी तो गोल्ड बढ़ रहा होता था, लोग उधर इन्वेस्ट कर देते थे। इस वक्त इन्वेस्टर कहाँ जाए, उसकी क्या एक सोच होनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है इसी में था कि वो फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। बॉन्ड मार्केट्स अच्छा रिटर्न दे रही हैं, बट इक्विटी मार्केट स्पेशली जहां पर अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल मार्केट जो है काफ़ी रैटल हो रही हैं। इस वक्त कुछ पता नहीं लग रहा कि ये पीस डील सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या US एक्शन क्या होगा। लेकिन चूंकि वॉर की एस्केलेशन है, लिहाजा कैपिटल जो है वो कैपिटल मार्केट से जो है वो थोड़ा सा निकलता है ऐसी सूरत हाल पे जब अनसर्टेनिटी पाई जाती है। गोल्ड प्राइसेस के अंदर करेक्शन इस बेसिस पर है कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, सेफ हेवन एसेट भी है, और आगे इंटरेस्ट रेट भी US डॉलर के रिलेटेड जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड के अंदर प्राइसेस के अंदर कमी देखी जाएगी। आने वाले वक्तों में हमें ये नजर आएगा कि कैपिटल मार्केट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग अनाउंसमेंट जहाँ पर देखे जाएंगे, वहाँ पे पोजीशन बिल्टअप होंगी, डिविडेंड्स अच्छे अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री गेन्स काफ़ी ज़्यादा इन ऑयल कंपनीज को हुए हैं। बिल्कुल बात ठीक है, अनसर्टेनिटी है, कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट हुआ है, और आगे हम देख रहे हैं कि स्पेशली फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उनकी गैस जो है मुअत्तल कर दी गई है क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अनसर्टेनिटी है, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी अनसर्टेनिटी, कुछ सेक्टर्स गेन कर रहे हैं, कुछ जो है वो लूज कर रहे हैं स्पॉट से। तो अब एहसन साहब, ये लास्ट 36 आवर्स के अगर हम स्टेटमेंट देखें, वो डोनाल्ड ट्रंप का हो या वो ईरान के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स हों, तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो इस वक्त शिद्दत है वो कम होने जा रही है। तो अगर ये ट्रेंड इसी तरह से बरकरार रहता है तो फिर इस वीक के ये 2-3 रोज़ जो बाकी हैं और फिर नेक्स्ट वीक पर इसके क्या इम्पैक्ट क्रिएट होंगे? देखिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए। पाकिस्तान में जो है काफ़ी पीस डील के मुतालिक डील्स हो रही हैं। ईरान के सफ़ीर भी जो है पाकिस्तान के अंदर हैं, और इस वक्त होपफुली जो है अगर कोई पीस डील सामने आ जाती है तो ये टर्न अराउंड देखा जा सकता है, ऑयल प्राइसेस के अंदर दोबारा कमी देखी जा सकती है। बट अनसर्टेनिटी बिल्कुल मौजूद है कि इंटरेस्ट रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपसे कम होना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, वो मुतवक्के हैं कि एटलीस्ट फर्म रहेंगे। वो इंटरेस्ट रेट जो है अब गिरते हुए नज़र नहीं आ रहे, अब बढ़ते हुए इवेंचुअली नज़र आएंगे अगर ऑयल प्राइसेस हायर साइड पर रही तो। वी नीड टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू के होपफुली ये पीस डील ब्रेक थ्रू हो जाएगी और ये मामला जो है सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये मामला सॉल्व नहीं होते तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, लोकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
और इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा देखा जा। और एक आखिरी सवाल है साहब, ये जो डे बाई डे की पॉलिसी है गवर्नमेंट की रोज़ प्राइस तब्दील करने की, वो ज़ाहिर है उसमें जो रिवायती तौर पे ज़्यादा बढ़ेगी प्राइस, उसमें कम तो नहीं होगी। हमने देखा भी लास्ट जो कल कम हुई वो 35 पैसे की, तो ये इसमें भी थोड़ा सा एक कनेक्शन है इसका स्टॉक मार्केट पे, ये कोई असरअंदाज हो सकती है? देखिए बिल्कुल, ऑयल प्राइसेस जो इस वक्त अब 2% बढ़ गई हैं, तो होपफुली 1-2 दिन के अंदर 1-2% लोकल प्राइसेस भी बढ़ेंगी। और आई थिंक गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, जो ऑयल प्राइसेस की अप्रिसिएशन होती थी। अब $150 तक जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर ये वॉर एस्केलेट हुई तो ये ऑयल प्राइसेस जा सकती हैं। ऐसी सूरत हाल पे गवर्नमेंट के पास ऐसे रिजर्व नहीं है कि वो खुद की तरफ से जो है वो डिस्काउंट दे सिटीजन्स को। आई थिंक कि ये एक अच्छा डिसीजन है, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा इसको नेगेटिव लिया जा रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड जो है वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई पीस डील आ जाती है तो ये एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग साबित हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहनती साहब, CEO कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है, ज़ाहिर है सिर्फ लोकल इन्वेस्टर नहीं बल्कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर हैं वो भी। अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, 7 समंदर पार बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल हमेशा से अपने वतन के साथ ही धड़कता है। लेकिन जब बात आती है अपनी मेहनत की कमाई को पाकिस्तान भेजने या फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की, तो जहन में कई तरह के सवालात आते हैं। क्या इन हालात में पाकिस्तान में सरमायाकारी महफूज है? क्या मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और आखिर किस सेक्टर में या किस शोबे में ये पैसा लगाया जाए जहाँ से लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का मुनाफा कमाया जा सके, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स के ख्वाब भी और टारगेट्स भी बड़े होते हैं। अब ये वो सवालात हैं जो दूसरे मुल्क में बैठा तकरीबन हर पाकिस्तानी सोच रहा होता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बात बिल्कुल सादा सी है कि माशी चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि माशी बहरान ही हमेशा सबसे बड़े मौके पैदा करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी क्या अट्रैक्शन है? अगर आप डॉलर, पाउंड, यूरो या फिर दरहम में कमा रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान आपके लिए दुनिया की सबसे सस्ती मार्केट बन चुका है और आपकी गैर मुल्की करेंसी की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान के अंदर तारीख़ी सतह पर सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान 24 करोड़ से ज़ायद आबादी का मुल्क है, जिसमें 60% से ज़ायद नौजवान शामिल हैं, जो एक ऐसी बड़ी और मुतारिक कंज्यूमर मार्केट बनाता है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर दूसरी तरफ रियासत इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ाने, IT को मज़ीद ऊपर ले जाने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तारीख़ की सबसे ज़्यादा रियायतें और आसानियाँ भी फराम कर रही है। यानी जो असासे आपको कल तक महंगे दामों मिल रहे थे, आज शायद वो इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। अब बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि बाहर बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अभी करना क्या है? किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए आपको इस वक्त जज्बाती फ़ैसलों के बजाय थोड़ा समझदारी से, थोड़ा हिकमत अमली के साथ फ़ैसले करने, सिर्फ रिश्तेदारों या दोस्तों के कहने पर कहीं भी कभी भी पैसा ना लगाएं, बल्कि खुद रिसर्च करें या प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की खिदमात लें। वो ज़माना चला गया जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ प्लॉट ख़रीद कर छोड़ देते थे और सालों में उसके पैसे बढ़ने का इंतज़ार किया करते थे, बल्कि अब दौर एक्टिव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और डिजिटल असासों का है। इसके साथ अपने तमाम सरमाए को किसी एक जगह लगाने के बजाय हमेशा 3 से 4 मुख्तलिफ और महफूज शोबों या सेक्टर्स में तकसीम करें। अब यहाँ पर यह सवाल भी जहन में आएगा कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ से लाखों करोड़ों या अरबों का फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम इन उभरते हुए सेक्टर्स पर नज़र डालें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं, तो उनमें सबसे पहला और अहम शोबा IT और टेक स्टार्टअप्स का है। अब पाकिस्तान में इस वक्त IT टैलेंट की भरपूर फोर्स मौजूद है, लेकिन उन्हें सही कैपिटल और डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो किसी उभरते हुए IT स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर हाउस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक में बतौर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको चंद सालों में कई गुना रिटर्न दे सकती है। फिर इसी तसलसल में दूसरा बड़ा कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज वो शोबा है जो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग मार्केट्स में शुमार हो रही है। वो कि भी पिछले 8-10 दिनों में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इसकी रही है वो बहुत बेहतर रही है। यहाँ पाकिस्तान की बड़ी मार्केट और मुस्तहकम कंपनीज़ के शेयर्स इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं, जो ज़बरदस्त डिविडेंड भी देते हैं और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के ज़रिए आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। फिर तीसरा अहम सेक्टर कमर्शियल एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक ज़राई मुल्क है और अब यहाँ ज़राअत रिवायती तरीक़ों से हट कर कॉरपोरेट फार्मिंग और एग्री टेक में तब्दील हो रही है। प्रोसेस फूड, ड्रिप इरीगेशन और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में सरमायाकारी आपको मुल्क के अंदर के साथ साथ डॉलर इनकम की सूरत में भी एक बड़ा फ़ायदा दे सकती है। फिर चौथा तेज़ी से ऊपर जाने वाला सेक्टर रीन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और ग्रीन एनर्जी का है, जहां बिजली के बहरान और महंगे रेट्स की वजह से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेवल पर सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड उरूज पर है, जो आने वाले वक्त की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। और अगर आप
रिवायती तौर पर रियल एस्टेट में ही दिलचस्पी रखते हैं तो फिर रिवायती खाली ज़मीन या फाइल्स के बजाय कमर्शियल डेवलपमेंट और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दें। शुमाली इलाका जात और साहिली पट्टी पर होटलिंग में इन्वेस्ट करें, रिजॉर्ट्स में सरमाया लगाएं और हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस वक्त बेहतरीन और पायदार रिटर्न दे रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ मसाइल का नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान लातादाद मौक़े का नाम है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम जज्बाती सोच को साइड में रखकर एक मजबूत साइंसी और फाइनेंशियल प्लान के साथ आगे बढ़ें। अगर आप एक मौसर और दुरुस्त मंसूबे के साथ इन उभरते हुए सेक्टर्स में कदम रखते हैं तो न सिर्फ आपका सरमाया महफूज रहेगा बल्कि आप अपने वतन की मईशत का पहिया घुमाने में भी अपना तारीखी किरदार यकीनी तौर पर अदा करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तान को हमेशा से उम्मीद भी बड़ी रही है और उन्होंने उम्मीदों को पूरा भी किया है। हम ये देखते हैं कि रेमिटेंसेज ही इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भेजी हुई पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।